नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एसडी आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त जजों की नियुक्ति और शपथ ग्रहण तक हम लोग देख चुके हैं। तो देखते हैं आज हम लोग न्यायाधीश के बारे में। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मतलब कि एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब कि कार्यवाहक जिस तरह से हाई कोर्ट में कार्यवाहक एक्टिंग चीफ जस्टिस होता था, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है। तो आर्टिकल 126 के तहत यह बतलाया गया है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाने पर, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। मतलब यह बोल रहा है कि अनुच्छेद 126 में यह उल्लेखित किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए उस समय वह पद पे हैं लेकिन वह कार्य करने में वह असक्षम है, या वो उस समय क्या मतलब क्या किसी कारणवश उनका पद जो है वह रिक्त है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय के पास यह पावर है। आर्टिकल 126 के तहत राष्ट्रपति को यह कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की किसी भी अदर जजेज को, मतलब किसी अन्य न्यायाधीश को जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, ऐसा नहीं लिखा गया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश, सिर्फ लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को, किसी भी अदर जजेज को राष्ट्रपति जिन्हें सही समझे उसे सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 126 के तहत यह बतलाया गया है। एक होता है एडहॉक जजेज, मतलब क्या तदर्थ न्यायाधीश, जिसको एड हॉक जज बोला जाता है। अनुच्छेद 127 में 127 में यह उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर, मतलब क्या गणपूर्ति का मतलब यह मान लीजिए जैसे हमारे विधानमंडल में, हमारे पार्लियामेंट में, हमारे सदन में, हमारे संसद में, हमारे विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, इन सबों में यह है कि मतलब क्या कुल सदस्यों कम से कम 1/10 सदस्य यदि उपस्थित नहीं है तो सत्र जो है वो नहीं चल पाएगा, सेशन जो वो नहीं चल पाएगा। मतलब क्या जैसे 545 लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है तो कम से कम 54 सदस्य 54 मेंबर को प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी किसी विधेयक पर, किसी बिल पर चर्चा होगा, बहस चल सकता है। मतलब कोरम कितना है? 1/10। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम है वह कोरम के बारे में बताया गया है कि यदि कोरम पूरा नहीं हो, मतलब एक तरह से जो गणपूर्ति है वह नहीं पूरा हो, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श करके, मतलब क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से परामर्श करके उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उन्हें उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? यहाँ से क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेज की नियुक्ति का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेज की नियुक्ति की जाती है। फिर पूछेगा कि एडहॉक जजेज की जो नियुक्ति है वो किस परिस्थिति में की जाती है? तो वहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए? तो कंडीशन यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब गणपूर्ति नहीं हो, मतलब क्या जिसका कोरम है 1/10, वो कोरम यदि वहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है, गणपूर्ति मतलब संख्या कम है, तो इस कंडीशन में कौन परामर्श करेगा? यह भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से परामर्श करेंगे, ना कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेंगे। यह भी यहाँ पर स्पष्ट याद रखिएगा कि जब गणपूर्ति नहीं हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से परामर्श करके वैसे, मतलब क्या उच्च न्यायालय के वैसे न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उन्हें न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ, स्पष्ट संविधान में यह बाध्यता कर दिया गया कि किसी भी न्यायाधीश को नहीं, जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। मतलब क्या योग्यता क्या है इसमें? तो सबसे फर्स्ट कंडीशन तो वो तो सबको पता ही, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि किसी भी न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, मतलब कम से कम 5 वर्ष से वह न्यायाधीश हो किसी भी हाईकोर्ट में, या किसी भी हाईकोर्ट में वह कम से कम 10 वर्षों तक वह अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका, लेकिन कहाँ? हाईकोर्ट में। तो इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन यदि फुलफिल करेगा वह व्यक्ति, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के जज डायरेक्ट गणपूर्ति कम होने पर सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के परामर्श से न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो एडहॉक जजेज आर्टिकल 127 किस परिस्थिति में? तो परिस्थिति जब गणपूर्ति कम हो। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति। पुनर्नियुक्ति शब्द का मतलब क्या? एक बार तो वह रिटायरमेंट कर गए, फिर उसी रिटायर किए हुए जजेज को फिर से नियुक्त किया जाता है, इसलिए कहा गया पुनर्नियुक्ति। तो आर्टिकल 128 में यह उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकेंगे। मतलब क्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का चर्चा भारतीय संविधान की अनुच्छेद किया गया है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 में किया गया है। लेकिन इसमें क्या कहा गया
तो इसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में यदि गणपूर्ति पूरा नहीं हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकेंगे। और एडहॉक जजेस के बारे में क्या था, तो एडहॉक जजेस के बारे में भी यही था, लेकिन वहाँ पर क्या था, तो वो एडहॉक जजेस मतलब क्या, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, जबकि पुनर्नियुक्ति मतलब क्या, तो वह न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुआ हो। तो उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति पूरा नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश वो राष्ट्रपति से परामर्श करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकेंगे। आर्टिकल 128 में यह कहा गया, नोट, तदर्थ न्यायाधीश तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय में पुनर्नियुक्त हुए हैं उनको वे सभी सुविधाएं प्राप्त होंगे और वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो नियमित न्यायाधीश को प्राप्त होती है। यहाँ से यह प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह एडहॉक जजेज हैं या आफ्टर द रिटायरमेंट पुनर्नियुक्ति पुनर्अपॉइंटमेंट किए गए न्यायाधीश हैं। समकक्ष मतलब क्या है, जो नियमित जज को जो पावर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में वही पावर इन दोनों के पास भी होगा। किन दोनों के पास, एडहॉक जजेज के पास भी और सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं इनके पास, मतलब क्या दोनों के पास समकक्ष पर जितना पावर उनके पास होगा उतना ही पावर इनके पास होगा। जितना सुविधा उनको मिला होगा उतना ही सुविधा इन्हें भी दिया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कभी भी पूछे इसे कि कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक एडहॉक जजेज की नियुक्ति कर सकता है, तो 2 वर्षों से अधिक नहीं। वो हम लोग उच्च न्यायालय जब पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग देखे थे। एक प्रश्न यहाँ से मन से आ गया तो बता दिए हम। तो तदर्थ न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें क्या वे सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, तो आप बोलेंगे यस, उन्हें वे सारी सुविधाएं वे सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है जो एक नियमित न्यायाधीश को प्राप्त होती हैं। आर्टिकल 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाही इंग्लिश भाषा में होती है। कभी पूछे आपसे क्या संविधान में यह लिखा हुआ है, यस, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाही जो है वो अंग्रेजी भाषा में होगा। मन में आएगा ऐसा तो नहीं लिखा होगा, ये तो अपने मन की बात है, नहीं, यह भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेखित कर दिया गया आर्टिकल 348 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो अंग्रेजी होगी, वो यह भी याद रखिएगा। आर्टिकल 130 मतलब 130 के तहत उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। फिर कोई पूछे क्या उच्चतम न्यायालय दिल्ली में ही होगा, क्या इस बात का चर्चा भारत संविधान में किया गया है, यस। अनुच्छेद 130 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट जो है वह दिल्ली में होगा। यह स्पष्ट आर्टिकल 130 मतलब 130 में उल्लेखित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन पर उच्चतम न्यायालय की पीठ अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। भारत के चीफ जस्टिस जब राष्ट्रपति अनुमोदन करे उस पर, तो उच्चतम न्यायालय की पीठ मतलब क्या कह सकते हैं बेंच को कहीं अन्य स्थान पर भी स्थापित कर सकते, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कहीं भी अदर बेंच नहीं स्थापित किया गया है और नहीं करना भी एक वाजिब चीज़ है, क्योंकि यदि आप कहीं खंडपीठ आप इसकी स्थापित करते हैं तो हो सकता है मतलब कि दोनों के निर्णय में थोड़ा सा मतभेद हो जाए, अंतर आ जाए, तो इससे क्या होगा कि विश्वसनीयता जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो धीरे धीरे खोता चला जाएगा आदमी का। इस कारण से भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी खंडपीठ नहीं है, जबकि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया मतलब दिल्ली आने में लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी वहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं, दिल्ली आते हैं। इसका सुप्रीम कोर्ट का कोई भी खंडपीठ नहीं है, कोई भी बेंच नहीं है। जिस तरह से बहुत सारे हाई कोर्ट का अपना अपना बेंच है, जैसे है इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी बेंच लखनऊ में स्थित है, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अदर बेंच नहीं। लेकिन क्या हो सकता है, तो यस, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है। किस कंडीशन में, तो भारत के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के अनुमोदन पर उच्चतम न्यायालय की पीठ को कहीं और अन्य स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। कौन कर सकता है, तो भारत के चीफ जस्टिस कर सकते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ प्रमुख बातों को समझने का प्रयास किए। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता मतलब क्या है, उच्चतम न्यायालय का कार्य क्या सब है, यह सब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और अंतोतगत्वा उच्चतम न्यायालय का टॉपिक जो यह बहुत बड़ा टॉपिक था ये आपका समाप्त हो गया। लेकिन यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर जितना भी पार्ट है सुप्रीम कोर्ट, यदि आप शुरू से लेकर सभी पार्ट को यदि आप देख लेते हैं और नोट्स आप तैयार कर लेते हैं, तो आप विश्वास कीजिए PCS से लेकर PCSJ और उसके नीचे जो भी एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम में आपसे एक भी प्रश्न जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट से नहीं छूटेगा। यह पूरा विश्वास रखिए आप। धन्यवाद।